In the name of Allah, the most beneficent and merciful, I welcome you all in today's session. आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड और सेकेंड हाफ में हमारी डिस्कशन चलेगी रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन। ये दो मेन टॉपिक्स हैं जो आज हमें अपने कवर करने हैं। ट्रेनिंग इज नो डाउट द कंटिन्यूएशन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, लेकिन आज हम इसकी ज्यादा फिलोसॉफिकल जो डिस्कशन है उसको देखेंगे और उसमें हम स्किल सेट्स देखेंगे कि ट्रेनिंग के लिए हमें किस किस्म के स्किल सेट्स की वो जरूरत है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमें एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए चाहिए। सो एम्प्लॉयबिलिटी के कंसर्न में स्किल्स के हवाले से हमारी ये डिस्कशन वो चलेगी रिलेटेड टू द ट्रेनिंग। और उसके बाद जब हम ये मॉड्यूल खत्म कर लेते हैं तो देन विल बी टॉकिंग अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन, व्हिच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कंसर्न ऑफ आईओ साइकोलॉजी। अब हमारी डिस्कशन कुछ इस फ्लोशीट डायग्राम में इस तरह से है कि बीइंग अ स्टूडेंट, जब लोग यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं तो वहां से हम बात को शुरू करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जब उनको ऑफर होती है इन द इंडस्ट्री, वहां तक हम सिचुएशन को वो लेकर आएंगे और फिर एम्प्लॉयमेंट से ऑनवर्ड किस किस्म की एम्प्लॉयबिलिटी की उनको जरूरत है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन वो चलेगी। इस फ्लोशीट डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए विल बी हैविंग द स्टार्टिंग पॉइंट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्लाइड, और अपर लेफ्ट कॉर्नर में यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो लाइफ में जो भी आपके एक्सपीरियंस और एक्सपोजर्स रहे, लाइफ में जो भी आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन थी, लाइफ में जो भी आपके माहौल सर्कमस्टांसेस थे जिसमें आपने सरवाइव किया, आपके लाइफ के तमाम इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स, आपके लाइफ के तमाम खुशगवार और नाखुशगवार वाकयात, वो सब कुछ मिलजुल कर आपकी एक शख्सियत को वो तश्कील देते हैं। अब उस पर्सनैलिटी, उस बैकग्राउंड के साथ बीइंग अ स्टूडेंट आप एक यूनिवर्सिटी को वो ज्वाइन करते हो, तो यूनिवर्सिटी आपको फोरम प्रोवाइड करती है फॉर एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन प्रोजेक्ट्स करती है, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ लिजन क्रिएट करती है और इंडस्ट्री से वो ड्राइव करती है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को, इंडस्ट्री को इन अदर वर्ड्स, या जो भी हमारा रिलेटेड डिसिप्लिन है उसमें किन एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट्स की जरूरत है। सो स्टूडेंट ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की बैकग्राउंड के साथ अपनी एंगेजमेंट डेवलप की यूनिवर्सिटी के साथ, और यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन से एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को सॉर्ट आउट किया और अपने आने वाली स्टूडेंट बॉडी को वो प्रेजेंट किया। अब उस एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज में जो मेन चीजें ऑफर की जा रही हैं, दे आर वर्क एक्सपीरियंस एंड लाइफ प्रोजेक्ट्स। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से डिफरेंट आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, कोर्स प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो करवाए जाते हैं, आपको इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं, कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स की अपॉर्चुनिटी आपको दी गई, डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जांपल ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट्स, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, प्रेजेंटेशंस, इन तमाम के मौके प्रोवाइड किए गए और आपको फॉर्मेटिव फीडबैक वो साथ साथ प्रोवाइड किया जाता रहा कि किस किस हवाले से कहां पर आप अपनी फर्दर डेवलपमेंट और बेटरमेंट वो लेकर आ सकते हो। अब इन एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज से जो कि यूनिवर्सिटी ने आपके लिए क्रिएट की, स्टूडेंट ने उसके साथ अपनी एंगेजमेंट डेवलप की, तो हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट आउटकम्स कुछ अचीव होने शुरू हुए। और नो डाउट उस एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट आउटकम्स में रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट्स भी आ रहा है और पेडागोजिकल इनपुट्स भी आ रहे हैं जो कि डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स के एक्सपीरियंसेस, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस और एफर्ट से वो क्रिएट किए जा रहे हैं। सो एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट आउटकम्स जो हमें एक इस कॉम्बिनेशन से मिले, दोज आर
फेमिलियरिटी विद वर्क एनवायरनमेंट, आपको कुछ काम की नोयत समझ आनी शुरू हुई। अब चाहे वो यूनिवर्सिटी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एक बिजनेस स्कूल हो, चाहे वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह पर जाहिर है कि काम की नोयत फर्क होगी, लेकिन जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन है वो हमारा यही रहता है। सो एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट आउटकम्स में फेमिलियरिटी विद द वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होती है। अब चाहे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर आप एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो तो किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएशन आपकी होगी और वहां पर आप लाइव जो है वो पेशेंट्स के साथ डीलिंग और पेशेंट्स के मसाइल और पेशेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझ रहे होगे। एक बिजनेस एनवायरनमेंट के केस में जाहिर है कि आपको डिफरेंट बिजनेसेस का एक्सपोजर दिया जाता है, आपको केस स्टडीज करवाई जाती है, आपको लाइव एग्जांपल्स जो है वो बताई समझाई जाती हैं, आपके इंडस्ट्रियल विजिट्स अरेंज किए जाते हैं। सो इन अ कपल ऑफ वेज फेमिलियरिटी विद द वर्क एनवायरनमेंट वो देना हमारा मेन मकसद, मेन आउटकम वो बन जाता है। फिर फोकस जो होता है वो ट्रांसफरेबल स्किल्स के ऊपर होता है, जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप वर्क स्किल्स एक्सेट्रा। उसके बाद नॉलेज ऑफ ओन लर्निंग स्किल्स, ये आपके पास डेवलप हो रहा होता है, आपको खुद इस बात का अंदाजा हो रहा होता है कि आपको किन किन चीजों को फर्दर डेवलप करने की जरूरत है। ability to articulate all of above in your CV and interview, और फिर आपको ये मौका मिल रहा होता है कि आप अपनी तमाम तर लर्नड पर्सपेक्टिव्स को, इश्यूज को, थिंग्स को आप प्रेजेंट करते हो इन योर रिज्यूमे और कैरिकुलम राइटिंग, और फिर आप इवेंचुअली इंटरव्यू में भी अपने आप को डिफेंड करते हो एम्प्लॉयर के सामने कि जनाब ये तमाम चीजें हैं जो हमने वहां पर सीखी, ये कोर्सेज हमने गो थ्रू किए, ये नॉलेज हमने गेन किया, इन स्किल्स को हमने अपना शार्प किया, डेवलप किया। उसी तरह आपकी सेल्फ प्रमोशनल स्किल्स वो डेवलप करती हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स आपके पास डेवलप होती हैं। सो एक मुकम्मल सेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट आउटकम्स लेकर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन के साथ वो इंडस्ट्री की तरफ जाता है। अब दूसरी तरफ इंडस्ट्री क्या कर रही है? इंडस्ट्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो लॉन्च कर रही है। इंडस्ट्री के पास अपनी नीड है, उसको अपनी डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, वहां पर वो आर्टिकुलेट करती है अपॉर्चुनिटीज को स्टूडेंट्स के साथ, आउटकमिंग बैचेस के साथ, कि किस तरीके से वो लोग आकर वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर वो डिफाइन करते हैं कि उनकी जरूरियात जो है वो किस तरीके से एलेबोरेट की जा रही है इन टर्म्स ऑफ टीडीआरस एंड केएसएओस। अब टीडीआरस डिफाइन तो किए एम्प्लॉयर ने, और उसके मुताबिक उसने अपने केएसएओस को कॉम्बिनेशंस में सेट किया कि किन टीडीआरस को परफॉर्म करने के लिए कौन से नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनको रिक्वायर्ड है। अब उन पर्सनैलिटी ट्रेट, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी के साथ जो ग्रेजुएट्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और वो उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जब वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपने टेस्ट, इंटरव्यूज की स्टेप से गुजरकर अपने आप को प्रूव करते हैं कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट आउटकम्स इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर वो कर दी जाती है। और एम्प्लॉयमेंट के साथ नो डाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स वो भी एसोसिएटेड होंगे, जिसमें कि जाहिर है कि वहां पर लेबर डिमांड का क्या सूरत हाल है, वहां पर इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वहां पर पॉलिटिकल सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स कैसे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रहे होंगे एज एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, जैसा कि हमने इन केस ऑफ पैंडेमिक भी देखा। पैंडेमिक जाहिर है कि वो स्टूडेंट साइड से चीज इवॉल्व नहीं हुई है, वो यूनिवर्सिटी साइड से चीज इवॉल्व नहीं हुई है, वो एम्प्लॉयर ने इवॉल्व नहीं किया। दैट वाज समथिंग व्हिच इज एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बहुत डिफरेंट तरीके से उसने इफेक्ट जो है वो किया, बहुत बुरे असरात जो है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो मुरतब हुए। सो इस तरह के बेशुमार फैक्टर्स, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, टेररिस्ट अटैक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आप काउंट कर सकते हो जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट को इफेक्ट वो कर रहे होंगे। सो हमने अभी तक तीन मेन एरियाज, तीन मेन कोलैबोरेशंस को देखा है। एक हमारे पास स्टूडेंट साइड है, एक हमारे पास यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव है, एक हमारे पास एम्प्लॉयर और इंडस्ट्री साइड है। अब इन तीनों साइड्स में कहीं ना कहीं नो डाउट के गैप्स भी हो सकते हैं।
इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के दरमियान गैप्स हो सकते हैं कि एकेडमिया और इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में मैच नहीं हो रहा है, या स्टूडेंट कैपेबिलिटीज और यूनिवर्सिटी की जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है वो उसको प्रॉपरली अवेल नहीं कर सक रहे हैं, या आप जो स्टूडेंट को प्रिपेयर किया यूनिवर्सिटी ने वो जो स्किल्स लेकर मार्केट में आ रहे हैं वो एम्प्लॉयर की नीड्स के मुताबिक नहीं है। सो इन तीनों एरियाज में कहीं ना कहीं कोई गैप वो एग्जिस्ट कर सकता है, और एक्चुअली ट्रेनिंग के साथ हम उसी गैप को एलिमिनेट करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश वो कर रहे होते हैं। सो द वर्ड ट्रेनिंग इज ऑल देयर टू इंप्रूव द गैप्स इन योर एम्प्लॉयबिलिटी। सो उस एम्प्लॉयबिलिटी को दूर करके, इस एम्प्लॉयबिलिटी के गैप्स को दूर करके हम ट्रेनिंग के जरिए हायर परफॉर्मेंस वो हासिल करना चाहते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स भी मिले, जिससे कि स्टूडेंट की जो लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ लाइफ एक्सपेक्टेशंस भी डेवलप हुई हैं उनको भी हम सेटिस्फाई कर सकें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने आप को डेवलप कर सको, कैरियर प्रोग्रेशन की तरफ जा सको, कैरियर डेवलपमेंट हासिल कर सको। सो ये तमाम चीजें, मल्टीपल बेनिफिट्स, यूनिवर्सिटी को भी फायदा हो रहा हो, उसको भी अपने स्टेक होल्डर के पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ सर्वाइवल के चांसेस मिल रहे हो, यूनिवर्सिटी के पास भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अबव एवरेज रिटर्न के मौके मौजूद हो, तो वो तभी मुमकिन हो सकेगा कि जब वो प्रोडक्ट जो कि एक स्टूडेंट का फॉर्म है वो एक ऐसा प्रोडक्ट जनरेट करें, एक ऐसा आउटकम, एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट आउटकम्स जनरेट करें जो कि इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक हो। सो एक मिले जुले रुझान से, एक मिले जुले कॉन्टेक्स्ट से हमारे पास जो तीन मेजर स्टेक होल्डर्स मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, द यूनिवर्सिटी साइड, द स्टूडेंट साइड एंड द एम्प्लॉयर साइड, इसको हम आपस में कोलैबोरेट वो कर पाते हैं। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस सारे के दौरान जहां पर हमें गैप्स मिलेंगे उन गैप्स को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ ओवरकम करने की वो जरूरत है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फ्रेमवर्क एक आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत से फ्रेमवर्क्स हमारे पास हो सकते हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी को एलेबोरेट कर रहे हो। अब इस फ्रेमवर्क में एक्चुअली आपको अपना सेल्फ एनालिसिस भी करना है कि अभी इन फ्रेमवर्क्स में जितने हम स्किल सेट्स डिस्कस करेंगे, आपको यह देखना है कि इन स्किल सेट्स में आपके अंदर कहां पर कमी वो मौजूद है, जिस कमी को आप यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से भी इवॉल्व और रिजॉल्व कर सकते हो, और आप उसको इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद भी अपनी ट्रेनिंग नीड्स उनसे शेयर कर सकते हो कि आपको इन एस्पेक्ट्स में, इन स्किल्स के हवाले से वो कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है जो कि आपकी परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसी क्रिएट शायद कर रही हो। आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फ्रेमवर्क को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बात शुरू हो रही है कि पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी, वो आपको देखने हैं, और आपको इन एट्रीब्यूट्स को अपनी जात में भी देखना है, अपनी पर्सनैलिटी में भी देखना है, और आपको खुद से भी उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की कोशिश करनी है जहां से आप अपने इन स्किल सेट्स को वो बेहतर और इंप्रूव वो कर सको। बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट आप हर चीज का क्लेम और ब्लेम वो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी शायद नहीं लगा सकोगे, आपको खुद से भी देखना पड़ेगा कि आपने अपनी जात की डेवलपमेंट के लिए, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, अपनी प्रमोटेबिलिटी के लिए, अपनी मार्केटेबिलिटी के लिए वो कहां पर क्या क्या एफर्ट्स जो थी वो पुट की, जिसमें कि हो सकता है कि कुछ सेमिनार, सिंपोजियम्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आपको विजिट करने पड़े, अटेंड करने पड़े, खुद आपको कहीं पर ट्रेनिंग सेशंस को ज्वाइन करना पड़े, आपको अपनी पर्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करने के लिए हो सकता है कि शॉर्ट कोर्सेज आउटसाइड यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन वो करने पड़े। तो ये बहुत सारा एक हमें होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में वो चीजों को वो देखना पड़ेगा। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फ्रेमवर्क में हम पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी की एक छोटी सी लिस्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है जो पर्सनल एट्रीब्यूट के तौर पर हम काउंट कर रहे हैं, एंड दैट इज लॉयल्टी। उसके बाद कमिटमेंट, उसके बाद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, एंथुसियाज्म। याद रखिएगा कि किसी भी जॉब के हवाले से 20% शायद आपका एप्टीट्यूड काम आता है, लेकिन 80% आपका एटीट्यूड हमें रिक्वायर्ड होता है। सो कैरियर काउंसलिंग के, ये कैरियर पर्सपेक्टिव के आप कोई भी सेशंस अटेंड करके देखो तो यू विल कम टू नो अबाउट द सेम स्टैटिस्टिक्स कि 20% इज द एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड एंड 80% इज द एटीट्यूड रिक्वायर्ड। सो दैट इज द रीजन कि हम स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन में अपने एटीट्यूड डिस्कशन को वो सबसे पहले लेकर आ रहे हैं कि वी हैव लॉयल्टी, कमिटमेंट, honesty and integrity, enthusiasm,
उसके बाद रिलायबिलिटी, पर्सनल प्रेजेंटेशन, कॉमन सेंस, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, अ सेंस ऑफ ह्यूमर, अ बैलेंस्ड एटीट्यूड ऑफ वर्क एंड होम लाइफ, एन एबिलिटी टू डील विद प्रेशर, मोटिवेशन, एडेप्टेबिलिटी, और इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी फ्रेमवर्क में, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फ्रेमवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ये वाले ट्रेड्स नहीं है, ये सिर्फ जेनेरिक ट्रेड्स हैं आपके डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स और भी अभी हम अपनी स्लाइड्स में भी देखेंगे और आप जनरल लाइफ में भी एक्सपीरियंस वो करोगे। सो अब इन एट्रीब्यूट से रिलेटेड जब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो द पर्टिकुलर स्किल्स वी आर रिक्वायरिंग आर, नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 टीम वर्क, नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड नंबर 4 सेल्फ मैनेजमेंट। अब जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन वुड से दैट कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्टिव एंड हार्मोनियस रिलेशंस अक्रॉस एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स। ओके, सो दैट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कि जिसमें हम आपस में इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव में बेहतर से बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, वर्बली भी, नॉन वर्बली भी। हमारी एबिलिटी टू रीड, राइट, लिसन, हियर, ये सब बेहतर से बेहतर हो। हम अपने मैसेज को बेहतरीन तरीके से मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल से वो कम्युनिकेट कर सकें। हमारी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी हो वो बहुत इफेक्टिव हो। कम्युनिकेशन के बगैर याद रखिएगा कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। कम्युनिकेशन इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम जो फर्दर उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, दे आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग क्लियरली एंड डायरेक्टली, राइटिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस, negotiating responsively, reading independently, empathizing, speaking and writing in language other than English, आपको मल्टीलिंगुअल एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, using numeracy effectively, understanding the needs of internal and external customers, persuading effectively, establishing and using networks, being assertive, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, और इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स। और आपको ये देखना है कि सपोजिटली अगर एक मुख्तसर सी लिस्ट में आपके सामने कम्युनिकेशन के हवाले से यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको ये देखना है कि कहां कहां पर आपको ट्रेनिंग की, आपको डेवलपमेंट की, आपको इंप्रूवमेंट की वो जरूरत है। इसी तरह आप स्किल्स रिलेटेड टू टीम वर्क को देखिए। यहां पे वो बात कर रहा है कि टीम वर्क वुड मीन दैट कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्टिव वर्किंग एंड रिलेशनशिप्स एंड ऑब्वियसली विद द आउटकम्स। अब इसके एलिमेंट्स हम देखते हैं। वर्किंग इफेक्टिवली विद पीपल ऑफ डिफरेंट एज, जेंडर, रेस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल परसुएशन। आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप डाइवर्सिटी को जो है वो मैनेज कर सको, डाइवर्सिटी को डील कर सको, डाइवर्स वर्क ग्रुप्स में काम कर सको। वर्किंग एज एन इंडिविजुअल एंड एज ए मेंबर ऑफ अ टीम, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर आप एक ग्रुप फॉर्मिंग स्टेजेस को भी देखो, तो आपके जो फॉर्मिंग से लेकर स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें नॉर्मिंग स्टेज के अंदर आप किस किस्म की नॉर्म्स को शेयर करोगे, आप किस किस्म के कॉन्टेक्स्ट के साथ अपनी टीम मेंबर्स के साथ ऑपरेट करोगे। टीम वर्क में applying teamwork skills to a range of situations, for example आपकी future planning, crisis problem solving, इन सब के बारे में आपके पास expertise, आपके पास technicalities वो होनी चाहिए। अगर फर्ज करें कि आपके पास physical work experience ना भी हो, तो at least आपके पास in your imagination, in your attitude, in your aptitude, in your thinking processes, ये चीजें होनी चाहिए कि आप किस तरह की सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करोगे। और यही वो मकसद है जिसके लिए कई हवालों से आपको ग्रुप्स के प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको केस स्टडीज करवाई जाती हैं, आपको क्लास पार्टिसिपेशन में एनकरेज किया जाता है, सो दैट आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको उस आने वाले वक्त के लिए जहां पर इन तमाम स्किल्स और कैपेबिलिटीज को आपने टेक्निकली वो प्रेजेंट करना है।
So identify the strengths of the team members, ये भी आपके कैपेबिलिटी और स्किल रिक्वायर्ड है. कोचिंग, मेंटोरिंग एंड गिविंग फीडबैक, इसकी भी आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए. इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, जिसके बारे में वो कह रहा है कि दैट कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्टिव आउटकम्स. और प्रोडक्टिव आउटकम्स में आप इसके एलिमेंट्स देखिएगा कि प्रोडक्टिव आउटकम्स में हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड है. प्रोडक्टिव आउटकम्स में वो कह रहा है डेवलपिंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, developing practical solutions, showing independence and initiative in identifying problems and solving them, solving problems in teams, applying a range of strategies to problem solving, using mathematics, including budgeting and financial management to solve problems, applying problem solving strategies across a range of areas, testing assumptions, and obviously उन assumptions से related आप context develop करोगे जिसमें कि आप डेटा एनालिसिस करोगे, सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करोगे, रिजॉल्विंग कस्टमर कंसर्न्स इन रिलेशन टू कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इश्यूज. तो ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड वो रिक्वायर्ड हैं. अब जब हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं तो स्किल सेट्स में सेल्फ मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू फोकस अपॉन, दैट कंट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ. सो द एलिमेंट्स इन सेल्फ मैनेजमेंट आर having a personal vision and goals, evaluating and monitoring own performance, having knowledge and confidence in own ideas and visions, articulating own ideas and visions, taking responsibility, and so on. This list would never end actually. So यहाँ पर हमने ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ फर्दर एम्प्लॉयबिलिटी कंसर्न्स को देखा कि किस किस्म की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्निकली रिक्वायर्ड हैं, और उसमें हमने मेन एम्फेसिस किया 4 स्किल सेट्स के ऊपर, व्हिच इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट. इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास और पर्सपेक्टिव्स भी आ सकते हैं. पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग स्किल्स, हमारे पास एक और स्किल सेट आपको मैं दिखा रहा हूं. इसमें भी आप पर्सनल स्किल्स के हवाले से देखिए कि आपकी ओरल, रिटन, डिजिटल इंफॉर्मेशन लिटरेसी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल कंपिटेंस, अभी हम पीछे भी इस पॉइंट को देख रहे थे, पर्सनल गोल सेटिंग आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू डेवलप. इसके अलावा वर्किंग विद अदर्स, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सॉल्विंग थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली, ये तमाम चीजें आपकी पर्सनल क्वालिटीज एंड स्किल्स में काउंट वो की जा रही हैं. इंटेलेक्चुअल अगर हम स्किल्स की बात करें, एक और अंदाज से हम चीजों को देख रहे हैं, तो सोर्स नॉलेज इफेक्टिवली, critically evaluate complex evidence, argue logically and appropriately, apply theory to practice, which is again a very important thing जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, model problems qualitatively and quantitatively, challenge taken for granted assumptions. Another very important thing कि आप चीजों को for granted pick नहीं करो, आप में analysis की power हो, आप में intellectual stimulation हो, आप चीजों को परख सको, समझ सको, analyze कर सको. सिर्फ जिंदगी के मामलात को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, आप में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जिंदगी को अच्छे तरीके से प्लान कर सको. एक बड़ा मशहूर सा कोटेशन यूं कहा जाता है कि आप ये विजुअलाइज कर सको कि आप जिंदगी को गुजार रहे हो कि जिंदगी आपको गुजार रही है. सो इंटेलेक्चुअल स्किल्स में ये तब मुमकिन हो पाएगा जब आप फॉर ग्रांटेड असम्पशंस को चैलेंज करने की कैपेबिलिटी वो रख सको. इसी तरह पर्सनल एट्रीब्यूट्स में देखिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना, इफेक्टिव सेल्फ प्रेजेंटेशन होना, प्रोएक्टिवली चीजों को पिक करना, सेल्फ रिलायंट, रेजिलिएंट होना, एडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल होना, चीजों के मुताबिक आप में फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज ओरिएंटेशन, एडेप्टेबिलिटी भी हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल वैल्यूज आप कर सको, रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एंड अदर्स आप में एक एलिमेंट मौजूद हो, आप क्रिएटिव इनोवेटिव कॉन्टेक्स्ट में सोच सको. लिहाजा देयर इज a long list of the things required by the people. Nobody is perfect. हर किसी में chance of improvement वो मौजूद है, और हम उसको ट्रेनिंग के सेंस में इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं कि अगर हमें ये लगे कि इनमें से किसी भी चीज की कमी वो हमारी पर्सनैलिटी में मौजूद है, तो हम इमीडिएटली यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म में भी आप अपने प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म में भी और आप अदरवाइज भी बहुत सी
जगहों को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सी जगहों से जाकर इन चीजों के हवाले से अपने आप को डेवलप करवा सकते हो, कंपोज करवा सकते हो, जिसकी जरूरत आपको हमेशा से रहेगी। अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग स्किल्स में अगला एक पॉइंट भी देखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस भी आपको पता हो, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स की, प्रोफेशनल बिहेवियर्स एंड अकाउंटेबिलिटी की, कमर्शियल अवेयरनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डाइवर्सिटी आपको हो, प्रोफेशनल नेटवर्किंग आप अच्छे तरीके से कर सको। तो ये तमाम तर एस्पेक्ट्स हैं जो कि पर्सनल स्किल्स के हवाले से, इंटेलेक्चुअल स्किल्स के हवाले से, पर्सनल एट्रीब्यूट्स के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के हवाले से हमें सीखने हैं। इसी तरह आप जब इन तमाम चीजों के पर्सपेक्टिव में अपनी प्लानिंग लेकर आ रहे हो, तो प्लानिंग कॉन्टेक्स्ट में भी कमिटमेंट टू कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, लर्निंग टू लर्न आपका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। आप कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सको, सेल्फ रिव्यू कर सको और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सको। आप रिकॉग्नाइज कर सको अपनी स्ट्रेंथ्स को, जैसे कि आपको मैंने पिछले सेशंस में अपना स्वॉट एनालिसिस करने का भी कहा था। तो आप रिकॉग्नाइज कर सको अपनी स्ट्रेंथ्स को और डेवलप कर सको अपनी नीड्स को, और आइडेंटिफाई कर सको अपनी नीड्स को, और फिर उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप तरीकेकार भी डिवाइस कर सको कि आपकी जो भी पर्सनल नीड्स हैं, प्रोफेशनल नीड्स हैं, अब आपने उनको सेटिस्फाई कैसे करना है। सो आप स्ट्रेटजीज बिल्डअप कर सको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, एज आई टोल्ड यू, नोबडी इज परफेक्ट। हर किसी के पास चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, चांस ऑफ बेटरमेंट वो हमेशा से मौजूद रहता है। तो अपना सेल्फ कैथारसिस, सेल्फ एनालिसिस करना, अपने इमोशनल कोशेंट को डेवलप करना, अपने इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को डेवलप करना, इन तमाम चीजों की हमें जरूरत है, ताकि हम, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को, हम अपनी मार्केटेबिलिटी को, हम अपनी प्रमोटेबिलिटी को एक लेवल एंड अबव के साथ एसोसिएट कर सकें, एक लेवल एंड अबव में जाकर हम चीजों को पिक कर सकें और अपने आप को एक लार्जर होराइजन के लिए वो तैयार कर सकें। एज आई टोल्ड यू कि इस सारी डिस्कशन की कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास एक स्किल्स मैप, अब आपको मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में चीजें दिखा रहा हूं, एक स्किल्स मैप अवेलेबल है। अगेन अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें रिपीटेड भी होंगे पिछली साइड से, और कुछ नए पॉइंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर वो स्किल्स मैप में वो हमसे डिस्कस कर रहा है कि आपको किस किस्म की स्किल्स की जरूरत है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, मार्केटेबिलिटी के लिए और प्रमोटेबिलिटी के लिए। सो यू नीड टू हैव प्रोफेशनलिज्म, managing your learning and performance, you need to be good communicator, आप में टीम वर्किंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीजों की हमें जरूरत होगी। अब आप देखो कि मुख्तलिफ हवालों से डिफरेंट मॉडल्स में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन इसमें जो मेन एरियाज हैं दे आर मोर और लेस द सेम, जिसके ऊपर बार बार एम्फोसिस किया जा रहा है कि ये वो एरियाज हैं जहां पर आपको डेवलपमेंट की, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये वो मेन एरियाज हैं जिसके बारे में आपने अपनी प्लानिंग करनी है। और यही वो मेन एरियाज आगे चलकर होंगे जब इंडस्ट्री में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, तो वो भी आपकी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट में वो फाइंड आउट करेंगे कि कहां पर इन एरिया से रिलेटेड कमी है, ताकि वो उसको ओवरकम करवाने के लिए आपको डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस की, चाहे वो ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब है, वो आपको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर वो दे सकें। हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ और कॉन्टेक्स्ट में हमारी चीजें सामने आ जाएंगी कि आप में राइटिंग, स्पीकिंग, कोऑपरेटिंग की कैपेबिलिटी हो, आप में लीडिंग, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी हो, एनालाइजिंग, डाटा हैंडलिंग, क्रिएटिविटी, अटेंशन टू क्वालिटी, इन सब चीजों के आपके पास पर्सपेक्टिव्स मौजूद हों। और फिर अगर हम इसको मजीद बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक्शन प्लानिंग, सेटिंग गोल, डेलीगेटिंग, नेगोशिएटिंग, वर्किंग to detail, prioritizing, IT skills, summarizing data, number crunching आपको करनी आती हो, commercial awareness आपके पास हो, self reliance हो, editing and summarizing की capability हो, telephonic communication की capability हो, आप में responsibility को लेने की capability हो। So बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स मौजूद हैं। आप जितने भी मॉडल्स पिक करते जाओगे तो आपके बहुत सारे नए नए एस्पेक्ट्स उसमें आते रहेंगे कि जिनके हवाले से ट्रेनिंग्स की जरूरत एम्प्लॉइज को वो है। सो याद रखिएगा, वक्तन फवक्तन अपना स्वॉट एनालिसिस करना, वक्तन फवक्तन इस बात पर फोकस करना कि ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में
आपको किन किन हवालों से इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन कौन से नए सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है, कौन कौन से आपको सिस्टम्स की ओरिएंटेशन होनी चाहिए, आपको कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से मॉडर्नाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज ये तमाम चीजें जो कुछ भी आप जान पाओगे वो तमाम चीजें आगे चलकर आपको पे बैक करेंगी। जैसे कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं, तो इसका जवाब है कि नहीं हो सकते। अपने आप को हर वक्त इंप्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रखना और ये सोचना कि किस तरीके से मजीद बेहतरी वो आ सकती है, ये चीज बहुत जरूरी है। शॉर्ट कोर्सेज वक्तन फवक्तन हासिल करना, अटेम्प्ट करना, आप डिफरेंट सेमिनार्स को ज्वाइन करें, आप वेबिनार्स को ज्वाइन करें, अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर को बढ़ाएं। बिकॉज जितना भी आप अपना एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर लाइफ का बढ़ाएंगे वो चीज आपको पे बैक करेगी। आप ज्यादा क्रिएटिवली, ज्यादा इनोवेटिवली चीजों को सोच सकोगे, आप ज्यादा प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को डेवलप कर सकते हो। अगर कोई गैप एकेडमिक सिचुएशंस, एकेडमिक लर्निंग्स और इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में फर्ज करें कि आपको फील हो भी रहा है, अगर फर्ज करें, जो कि बात गलत है लेकिन फिर भी समझाने के लिए बात कर रहा हूं, अगर फर्ज करें कि आपको यह लगता है कि थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क है, तो उस फर्क को दूर करने के लिए आपने क्या एफर्ट्स की, इस बात को सोचें। अदरवाइज एक्चुअली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, थ्योरी और प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं होता। उसकी मेन वजह क्या है कि थ्योरी हमेशा प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। और जो लोग ये समझते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस में वाकई फर्क है, तो दरअसल या उनको थ्योरी का नहीं पता है या उनको प्रैक्टिस का नहीं पता है। ये एक लाइल्मी का इजहार है इस बात को करना कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस में फर्क है, वरना थ्योरी हमेशा प्रैक्टिस से डेवलप होती है और प्रैक्टिस हमेशा थ्योरी से स्ट्रेंथन होती है। आपको अब इन तमाम कमियों को आइडेंटिफाई करना है। जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन आपका ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करे, ऑर्गेनाइजेशन आपको टीएनए फॉर्म फिल करके प्रोवाइड करे। आपको खुद भी इस बात का एनालिसिस करना आना चाहिए कि आपकी अपनी जात में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में, कंप्यूटर ओरिएंटेशन के हवाले से, कंप्यूटर स्किल्स के हवाले से, जनरल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के हवाले से कहां पर क्या क्या कमी है। एकेडमिकली भी आप अपने आप को क्या समझते हो कि किन किन सब्जेक्ट एरियाज में, किन किन आपके नॉलेज स्ट्रीम्स में आपको फर्दर डेवलपमेंट की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि किन किन स्पेशलाइजेशंस में आपको फर्दर डेवलप करने की जरूरत है। आपने कितने अपने कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज और डिप्लोमास वो किए हुए हैं, आपने कितने वेबिनार्स और कितने सेमिनार्स वो अटेंड किए हैं, किस किस हवाले से अटेंड किए हैं, मजीद गुंजाइश कहां कहां पर मौजूद है। तो ये याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक ना खत्म होने वाला प्रोसेस है और इसमें आपको हमेशा से इन्वॉल्व रहना है। आपके लाइफ का एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपोजर चाहे आपका कितने ही सालों का क्यों ना हो जाए, आपको तब भी अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत वो बाकी रहेगी। तो चीजों को टेक्निकली सोचना, चीजों को टेक्निकली एनालाइज करना, और इससे पहले कि इंडस्ट्री आपके ऊपर इतराजात लगाए या एम्प्लॉयर आपके ऊपर इतराजात लगाए कि आपको एबीसीडी कॉन्टेक्स्ट में चीजों को ऑपरेट करना, डील करना, डेवलप करना नहीं आता है, आप खुद से अपनी प्लानिंग करो और देखो कि स्किल्स, ट्रांसफरेबल स्किल्स वो कौन कौन सी हैं जो आपको सिखाई जा सकती हैं, और आप अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ को किस तरह से बेहतर वो बना सकते हो। यहां तक हमारी डिस्कशन आज के सेशन के हवाले से वो चली है रिलेटेड टू ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के अंदर हमने डिस्कस किया मेनली कि स्किल सेट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और उन स्किल सेट्स को हमने एज एन इंडिविजुअल, यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्टेक्स्ट, इन तीन हवालों से देखा कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, प्रमोटेबिलिटी और मार्केटेबिलिटी, उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या क्या मौके वो मौजूद हैं। यहां से ऑनवर्ड अब हमारा जो सेशन चलेगा दैट वुड बी रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन, और इस सेशन को शुरू करने के लिए आपको अब ज्वाइन करनी है सेकंड जूम मीटिंग। यहां पर हमारा फर्स्ट सेशन जो है उसका टाइम खत्म हो रहा है, सेकंड जूम मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा, आपको मैं लिंक सेंड कर रहा हूं।